जय हिंद मित्रों। मैं शिव प्रतिभा एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की जो है एग्ज़ाम चल रही है। और फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी की जितनी भी एग्ज़ाम्स हो रही है उसमें जीए से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको हम सेशन के माध्यम से प्रत्येक सभी जीएस के क्वेश्चंस को जो है हम व्याख्या सहित विवरण सहित बता रहे हैं। और उस जीएस के माध्यम से इस प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं कि उसे उसके इर्द गिर्द से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं वो सारे जो है इसी क्वेश्चंस में जो है इसी प्रश्नों में जो है कवर कर लिए जा रहे हैं। यदि आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले इस वीडियो को रिवाइज करके जाते हैं तो अवश्य ही जो है अधिक से अधिक सवाल को हल कर पाएंगे, अधिक से अधिक प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस सेशन में जो हम बात करने वाले हैं ये 25 जनवरी 2021 के प्रथम पाली में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं फर्स्ट शिफ्ट में, इन क्वेश्चनों को जो है हम इन प्रश्नों को जो है डिस्कस करने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी ये कब स्थापित की गई? तो फ्रेंड्स, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में जो है ये देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो ट्रॉफ़ी है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी ये 56-57 में जो है स्थापित की गई। इसको जो है 56-57 में स्थापना की गई। किसके द्वारा? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। और यह जो है भारत की इस चलित ट्रॉफी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रेसिडेंट द्वारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को जो है प्रत्येक वर्ष एक विश्वविद्यालय को यानी कि यूनिवर्सिटी को प्रदान किया जाता है, जिसमें अंतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेलों में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसे जो है दिया जाता है। फ्रेंड्स, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो है इनका जन्म 1888 में हुआ और मृत्यु जो है 1888 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु जो है 1958 में हुआ। तो ऐसे जो है इनके जन्म और मृत्यु को आप याद रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, इन्होंने जो है महात्मा गांधी के साथ मिलकर जो है खिलाफत आंदोलन, जो कि 1920 के दशक में जो है खिलाफत और असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साथ साथ चल रहा था। तो इस आंदोलन में जो है महात्मा गांधी के समर्थन में जो है इन्होंने जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। फ्रेंड्स, उससे भी बड़ी बात करें तो 1923 के इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, 1923 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की और उसी के साथ वे सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति बने। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। सबसे कम उम्र के कौन अध्यक्ष बने कांग्रेस के? तो वो जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे अधिक लंबे समय तक अध्यक्ष पद पर रहने वाले व्यक्ति भी बने, जो कि 40 से 45 तक जो है अध्यक्ष पद पर रहे। और इसी बीच जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण जो है कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होता है। तो 40 से लेकर 45 तक जो है ये अध्यक्ष पद पर बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ और चुनाव हुआ तो यूपी के रामपुर से जो है ये एमपी चुने गए थे, यानी कि यूपी के रामपुर से ये लोकसभा सांसद थे। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना में इनका जो है मुख्य योगदान था। उसके बाद बात करें फिर तो 1912 ईस्वी में इन्होंने अल हिलाल नामक पत्रिका निकाली थी। 1912 ईस्वी में। तो इस भी आप ध्यान रख सकते हैं। 1920 ईस्वी में इन्हें रांची जेल की सज़ा हुई थी, तो इन्हें रांची जेल में रखा गया था। ये जब शिक्षा मंत्री थे तो इन्हीं के समय जो है संगीत नाटक एकेडमी, जो कि 1953 में खोला गया, संगीत नाटक एकेडमी की बात करें। उसके बाद साहित्य एकेडमी की बात करें, जो कि 1954 में, ये इन्हीं के शिक्षा मंत्री कार्यकाल में ये इन सब की स्थापना हुई। उसके बाद फ्रेंड्स, उसी के साथ साथ ललित कला एकेडमी की बात करें तो ललित कला एकेडमी की भी स्थापना इनके ही शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में हुई। फ्रेंड्स, इन्हें जो है मरने के बाद जो है इन्हें भारत रत्न दिया गया और 1992 में इन्हें भारत रत्न दिया गया, वो भी मरने के उपरांत। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, बात करें तो इनके जन्मदिन के अवसर पर जो है 11 नवंबर को, चूँकि 11 नवंबर 1888 को जो है मौलाना अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। तो इसी 11 नवंबर की बात करें तो इस 11 नवंबर को फ्रेंड्स, 11 नवंबर को जो है
नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो नेशनल एजुकेशन डे जो है इसी 11 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं इनके जन्मदिन के अवसर पर। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कैलाश सत्यार्थी कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो कैलाश सत्यार्थी है, इन्होंने जो है बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया। कैलाश ने जो है भारत में सभी बच्चों के लिए सामाजिक न्याय, इक्विटी यानी कि समानता, शिक्षा और शांति के लिए पहले लोगों के आंदोलन के रूप में 1980 में जो है इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया और इसकी स्थापना की। कौन? कैलाश सत्यार्थी की यहाँ पर बात हो रही है। ये बच्चों के हितों के लिए जो है इस आंदोलन की शुरुआत की और 1980 में इसकी शुरुआत हुई। फ्रेंड्स, ये कहते थे कि बाल मजदूरी जो है यह एक बीमारी नहीं, यह कई जो है बीमारियों का जड़ है। तो कैलाश सत्यार्थी का जो है यह कथन था कि बाल मजदूरी बीमारी ही नहीं, कई बीमारियों का जड़ है। इससे कई जिंदगियां जो है तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। फ्रेंड्स, 1954 में फ्रेंड्स इनके बारे में बात करें तो ये ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये जो है ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर संगठन से जुड़े रहे हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो 2014 में इन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया था। 2014 में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 2014 में मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान की थी और 14 वर्ष की थी, तो 20 दिसंबर 2014 को ये नोबेल शांति का पुरस्कार मलाला यूसुफजई के साथ दिया गया, जो कि मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की थी, 14 वर्ष की लड़की थी। तो इन सारे फैक्ट्स को जो है आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ये है कि ध्वनि की तीव्रता कैसे मापा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता जो है फ्रेंड्स ये डेसिबल में मापा जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो टेलीफोन और ऑडोमीटर, ये दोनों के आविष्कारक जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है और इन्हीं के सम्मान में जो है डेसिबल का नामकरण किया गया है। इन्हीं के सम्मान में किसका नामकरण किया गया है? डेसिबल का नामकरण किया गया है। तो ध्वनि जो है एक भौतिक राशि है और भौतिक राशि होने के कारण जो है इसे मापा जा सकता है और इसे डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि जो है एक प्रकार का कंपन है, विक्षोभ है। ध्वनि क्या है? एक प्रकार का कंपन और विक्षोभ है। यह जो है फ्रेंड्स ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में यह संचारित होता है। ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में संचारित होता है। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ध्वनिक जो है इसमें विद्युत चुंबकत्व नहीं होता है, यानी कि विद्युत चुंबकीय इसमें नहीं होते। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो इसकी जो नेट चाल होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसकी जो है चाल जो होती है वो 332 मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो ये जो है निर्वात में गति नहीं करती, क्योंकि इसे जो है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि को जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि माध्यम न हो तो वहाँ जो है ध्वनि गमन नहीं करती है। तो निर्वात में जो है कुछ नहीं होता, इसलिए वहाँ जो है ध्वनि गमन नहीं करती है। तो ये बात भी जो है आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स ध्वनि के बारे में तो मानव जो है जो है वो ध्वनि की आवाज़ 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। इतने रेंज की ध्वनि को जो है मानव सुन सकता है, मानव का कान सुन सकता है। फ्रेंड्स उसके बाद और बात करें ध्वनि के बारे में तो ध्वनि जो है उसे जो है हम अलग अलग तरीके में बांट सकते हैं। जैसे अपश्रव्य यानी कि इंफ्रासोनिक, जो कि 20 हर्ट्ज से जो है जिसके नीचे ध्वनि होता है और इसकी आवाज़ को जो है हमारा मानव कान नहीं सुन सकता है। फिर उसके बाद श्रव्य में बांटते हैं। तो श्रव्य वो ध्वनि होता है जिसे हमारा कान सुन सकता है और यह जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, किलो हर्ट्ज के बीच होता है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो पराध्वनि वे होते हैं और ये जो है अल्ट्रासोनिक कहलाते हैं और ये जो है 20,000 हर्ट्ज के किलो हर्ट्ज से जो है अधिक होता है और इसके कारण जो है हमारा कान जो है इस ध्वनि को नहीं सुन सकता, क्योंकि यह अधिक ध्वनि होती है। वायुयान वगैरह की जो ध्वनि होती है, रॉकेट वगैरह की, तो ये सब जो है पराध्वनिक में शामिल होती है। उसके बाद फ्रेंड्स
एक आता है हाइपरसोनिक। तो मिसाइल्स वगैरह बनते हैं तो वो हाइपरसोनिक में आते हैं और ये जो है काफ़ी उच्च गति की ध्वनि होती है। तो इस प्रकार जो है ध्वनि को विभिन्न प्रकारों में हम बांट सकते हैं। फ्रेंड्स आगे आए तो अगला क्वेश्चन ये कहा गया है कि महासागर की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है। तो फ्रेंड्स समुद्र की अगर हमें गहराई नापना हो तो इसके लिए फेदोमीटर का उपयोग हमें करना पड़ेगा और फेदोमीटर के उपयोग से हम समुद्र की गहराई को माप सकते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स और भी बहुत सारे यंत्र हैं जिसके द्वारा हम मापते हैं। तो जैसे बात करें ऑडियोमीटर की, तो ऑडियोमीटर से जो है फ्रेंड्स हम किसी ध्वनि की तीव्रता को, उसकी पिच को माप सकते हैं ऑडियोमीटर से। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स ओडोमीटर के से, तो ओडोमीटर से फ्रेंड्स किसी वाहन की गति को हम माप सकते हैं। ओडोमीटर से किसी वाहन को गति को माप सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स ऑक्सीनोमीटर। तो ऑक्सीनोमीटर की बात करें तो इससे जो है हम फ्रेंड्स किसी पौधे की वृद्धि को माप सकते हैं। किसी पौधे में कितनी वृद्धि हुई इसको हम ऑक्सीनोमीटर की सहायता से माप सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें लक्स मीटर की, तो लक्स मीटर से फ्रेंड्स हम प्रकाश की तीव्रता को माप सकते हैं। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए हम लक्स मीटर का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें मैनोमीटर की, तो मैनोमीटर से जो है फ्रेंड्स हम गैस के दाब को माप सकते हैं। गैस के प्रेशर को हम माप सकते हैं किस चीज़ से, मैनोमीटर से माप सकते हैं। उसके बाद और जाने फ्रेंड्स तो अमीटर से, तो अमीटर से जो है हम विद्युत धारा को माप सकते हैं। अमीटर से हम विद्युत धारा को माप सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से वायु की गति को माप सकते हैं। वोल्ट मीटर की बात करें तो इससे विभवांतर को माप सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स पॉलीग्राफ टेस्ट होती है, तो पॉलीग्राफ अगर टेस्ट इस मशीनरी का प्रयोग किया जाए यंत्र का, तो पॉलीग्राफ से जो है किसी व्यक्ति को झूठ बोल रहा है या सच, इस झूठ का पता लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स स्फिग्मो मैनोमीटर की बात करें तो ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी जांचने की जो मशीन होती है उसको स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। तो ये जो है परीक्षा के लिहाज से ये जो है महत्वपूर्ण हमने बता दिए और आप इसे ध्यान रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया। तो खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919-20 में शुरू किया गया और असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों जो है समानांतर रूप से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है यह चल रहा था। तो 1919 से लेकर 22 तक जो है यह दोनों आंदोलन खिलाफत और असहयोग दोनों जो है समानांतर रूप से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चल रही थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये दोनों का मुद्दा जो है अलग अलग था। खिलाफत का जो है मुद्दा वो तुर्की से जुड़ा हुआ था, जबकि असहयोग का मुद्दा वो भारतीय की समस्याओं से जुड़ा हुआ था। फ्रेंड्स इसमें जो है यह आंदोलन जो है एक प्रकार का अहिंसक आंदोलन था और गांधी जी ने जो है अपनी सूझबूझ से खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ साठगांठ करते हुए इसको नेतृत्व प्रदान किया। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित कौन सा लेख है। बात करें फ्रेंड्स इम्पीचमेंट की, तो इम्पीचमेंट जो है महाभियोग जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में जब जो है संविधान के उल्लंघन के लिए, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट शब्द है यहाँ, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना है तो संसद के किसी भी सदन द्वारा इस आरोप की प्राथमिकता दी जाएगी, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। दोनों सदन में से किसी भी सदन में जो है यह इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लाया जा सकता है। फ्रेंड्स तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग से संबंधित प्रावधान है। फ्रेंड्स महाभियोग जो है वो राष्ट्रपति के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ और हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ लाया जा सकता है। फ्रेंड्स इसके लिए शर्त होती है, यह जो है केवल संवैधानिक उल्लंघन के खिलाफ, अक्षमता के खिलाफ या दुर्व्यवहार के खिलाफ ही लाया जा सकता है और ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो। इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स
राज्यसभा में जो है इसको लाने के लिए, राज्यसभा में लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के 50 राज्यसभा के सदस्यों के अनुमति की ज़रूरत होती है, जबकि लोकसभा में जो है इस प्रस्ताव को लाने के लिए 100 प्रस्तावक की ज़रूरत होती है। तो 100 जो है लोकसभा के सदस्यों की ज़रूरत होती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, यदि स्पीकर चाहे वो अध्यक्ष जो होता है, तो लोकसभा में स्पीकर होता है और राज्यसभा में जो है सभापति होते हैं। तो ये जो चाहे तो इसे जो है खारिज कर सकते हैं। तो ये भी बात जो है आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। और बात करें इसके बाद, तो प्रेसिडेंट के खिलाफ जो महाभियोग लाया जाता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ जो महाभियोग लाया जाता है वो अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 के तहत लाया जाता है, जबकि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ जो महाभियोग लाया जाता है वो अनुच्छेद 217 और 18 के तहत लाया जाता है। तो ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट्स आप इसके साथ साथ ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन ये है कि ILO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और भारत जो है इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह जो है क्या करता है, तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर मजदूर तथा श्रमिकों के हितों के जो है नियम बनाता है, उसके संरक्षण और संवर्धन का कार्य करता है, उसके मानक तय करता है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र का जो है एक प्रमुख अंग है। कौन? ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, इसको जो है 1969 में शांति के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना जो है 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसकी स्थापना जो है 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो ये भी बात आप ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। इसमें टोटल जो है ILO में 20 सदस्य होते हैं। 20 टोटल जो है 20 सदस्य होते हैं। 14 जो है नियोक्ता होते हैं और 14 जो है तो फ्रेंड्स इसमें टोटल 28 सदस्य होते हैं। 14 नियोक्ता और 14 जो है श्रमिक संघ के सदस्य होते हैं। फ्रेंड्स बात करें तो 23 अक्टूबर 2020 को अपूर्व चंद्रा को जो है इसका प्रबंध निदेशक चुना गया है, जो कि भारतीय मूल का है और ये जो है भारत के लिए काफ़ी गौरव की बात है। अब फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि NCSM क्या है, जो संस्कृति मंत्रालय यानी कि कल्चर मिनिस्ट्री के तहत कार्य करता है। तो NCSM यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, यह एक स्वायत्त सोसाइटी है। NCSM जो है एक स्वायत्त सोसाइटी है और यह विज्ञान के संचार के क्षेत्र में जो है यह कार्य करता है। इसके फ्रेंड्स मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें तो कोलकाता में जो है इसका मुख्यालय है और 4 अप्रैल 1978 को जो है इसका स्थापना किया गया था NCSM की। तो इन सारी बातों को जो है आप साथ में ध्यान रख सकते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 2019 में भारत रत्न किसको किसको मिला। तो फ्रेंड्स भारत रत्न जो है भारत का सबसे बड़ा जो है पुरस्कार है भारत रत्न, और यह जो है 2019 में भूपेन हजारिका जो कि गायक व संगीतकार है उनको मिला। प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे देश के एक्स राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और 13वें राष्ट्रपति थे व्यक्तिगत रूप से, जबकि 12वें ही थे। तो उसके बाद फ्रेंड्स और एक नानाजी देशमुख को, जो कि एक समाज सेवी हैं। तो फ्रेंड्स प्रणब मुखर्जी इसमें जिंदा है, बाकी भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख ये दोनों को मरणोपरांत दिया गया है। फ्रेंड्स बात करें ये भारत रत्न की, तो ये जो है कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है। और इसके बाद जो है भारत रत्न जो है ये 2 जनवरी 1954 से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 2 जनवरी 1954 से। तो ये भी बात जो है आप साथ में ध्यान रख सकते हैं।
फ्रेंड्स उस समय जो है 2 जनवरी 1954 को जो है सबसे पहली बार सी राजगोपालाचारी की बात करें तो इनको और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जो है दिया गया था। तो इन दो लोगों को जो है 1954 में दिया गया था। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो यह जो है केवल जीवित व्यक्ति को ही दिया जाता था, लेकिन 1955 के बाद जो है मरणोपरांत भी यह दिया जाने लगा। इसमें जो है बाद में खेल को भी जोड़ा गया और खेल को जोड़ने के बाद जो है सचिन तेंदुलकर को 2011 में भारत रत्न दिया गया। तो इसे भी 2011 करें 2013 में भारत रत्न दिया गया, तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। और सचिन तेंदुलकर के साथ साथ CN राव को भी दिया गया। इसमें जो है फ्रेंड्स एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है, कोई पैसा वैसा इसमें नहीं मिलता है। तो और यह जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश, राष्ट्रपति की सिफारिश पर जो है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री से जारी करते हैं। और उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो जो भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति होते हैं, भारत रत्न जिन व्यक्ति को भारत में भारत रत्न मिल जाता है, तो वो प्रोटोकॉल में जो है फ्रेंड्स बात करें यानी कि ऑर्डर में बात करें तो सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति जो कि देश के प्रथम नागरिक होते हैं, तो राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल, फिर पूर्व राष्ट्रपति, फिर उसके बाद उप प्रधानमंत्री, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद लोकसभा के स्पीकर, उसके बाद मुख्यमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, उसके बाद मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद एक्स मिनिस्टर, और उसके बाद जो है ये संसद सदस्य, और उसके बाद जो है भारत रत्न वाले का नंबर आता है। तो प्रोटोकॉल में जो है इनका ये नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन ये है कि कोलेरू झील ये किस राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो है आंध्र प्रदेश राज्य में कोलेरू झील स्थित है। किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और ये जो है फ्रेंड्स ये कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में स्थित है। कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में जो है यह कोलेरू झील स्थित है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो इसे जो है 1999 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी घोषित किया गया, और यह एक रामसर स्थल के रूप में भी घोषित है, और एक वर्ल्ड एरिया के रूप में भी यह जो है घोषित है। ग्रे पेलिकन के लिए जो है यह काफ़ी फेमस है। 1973 में जो है ग्रे पेलिकन यहाँ देखा गया था, लेकिन उसके बाद जो है फिर 2006 में इसे देखा गया है। और फ्रेंड्स उसके बाद बात करें तो इसे जो है IUCN की रेड डाटा बुक में यहाँ जो ग्रेट पेलिकन जो है काफ़ी मात्रा में देखने को मिलती है, इसके लिए प्रसिद्ध है किसके लिए? ग्रे पेलिकन के लिए। तो इसे जो है IUCN की रेड डाटा लिस्ट में जो है फ्रेंड्स वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। तो इन सारे फैक्टों को भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो यह है सांची स्तूप, और इसे अशोक ने बनवाया था। तो यह जो है अशोक द्वारा निर्मित एक स्मारक है, और यह कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूप जो है भारत के सांची शहर में मध्य प्रदेश राज्य में बना जो है एक स्मारक है। कौन? सांची स्मारक। फ्रेंड्स स्तूप जो होता है वह गोल टीले का संरचना होता है, और उसमें जो है बौद्ध अवशेष को विशेष रूप से रखे जाते हैं। सबसे पहले जो है 1818 में जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है इसके बारे में जो है खोजना प्रारंभ किया। ये जो है फ्रेंड्स बात करें तो अशोक के काल में बनाया गया है, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। विदिशा से जो है जहाँ से सुषमा स्वराज जो है सांसद रही हैं, और सुषमा स्वराज मर भी गई, तो मृत्यु भी हो गई सुषमा स्वराज की, तो वहाँ से जो है विदिशा से ही सांसद थी, तो वहाँ से जो है 10 किलोमीटर पड़ता है। तो ये कौन? सांची का स्तूप। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि गर्भ में शिशु को भोजन कैसे मिलता है। तो गर्भ में शिशु को जो भोजन मिलता है वो प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। किसके माध्यम से मिलता है? प्लेसेंटा के माध्यम से, जिसे हम बीजांडासन या अपरा कहते हैं। फ्रेंड्स प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे में ऑक्सीजन और पोषक तत्व गुजरते हैं। यदि बच्चे समय से पहले पैदा होते तो उन्हें खिलाने और सांस लेने के लिए चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है, जबकि परिपक्व होने तक जो है प्लेसेंटा के माध्यम से माता के गर्भ में जो है बच्चे अपना भोजन या पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं, और इसी से जो है भ्रूण की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हड्डी को हड्डी से क्या जोड़ता है। तो लिगामेंट टिश्यू की बात करें, लिगामेंट ऊतक की, ये जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है।
फ्रेंड ये जो लिगामेंट टिश्यू होता है ये कोलेजन फाइबर से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? कोलेजन फाइबर से बना होता है। लिगामेंट जो है एक रेशेदार संयोजी कुत्ता होता है और ये हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। और इसके बाद जो है ये आमतौर पर संरचनाओं को एक साथ रखने और उनको स्थिर करने का भी कार्य करता है। फ्रेंड्स बात करें तो ये जो है हम लगभग जो है 3 प्रकार की हड्डियाँ जो है हमारे शरीर में होती हैं। एक होती है फिक्स्ड हड्डी जो कि जिसे अचल हड्डी कहते हैं, अचल अस्थि कहते हैं। ये जो है बहुत कम मूव करती है। उसके बाद होती है कार्टिलेजिस ये जो है थोड़ा मूव करती है। और उसके बाद होती है सिनोवियल ये जो है ये तीसरी हड्डी है और ये जो है अधिक मूव करती है। तो इस प्रकार हड्डियों को भी आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नामचा बरवा और कामेट ये किसके उदाहरण हैं? तो नामचा बरवा जो है हिमालय की चोटी है और ये जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ये जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में ये नामचा बरवा पड़ती है। फ्रेंड्स बात करें तो नामचा बरवा की तो ये कहाँ पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। कहाँ है? ईटानगर। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विधानसभा में बम किसने फेंका? तो विधानसभा में बम भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका। किसने फेंका? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका। तो ये जो बम फेंकने का कार्य किया इस दोनों ने 8 अप्रैल 1929 को किया। ये जो है विधेयक से नाखुश थे, बिल से नाखुश थे और इसने जो है दिल्ली में जो है केंद्रीय विधानसभा में यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 बम जो है इन्होंने फेंके थे। और इसके बाद जो है फ्रेंड्स उसके बाद बात करें फ्रेंड्स तो और ये बम फेंकते समय ये दोनों आदमी डरे नहीं। ये जो है सरकार को दरअसल बताना चाहते थे। ये बम फोड़कर जो है बाहरी सरकार को सुनाना चाहते थे, अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाना चाहते थे। तो ये जो है भगत सिंह और इनका बटुकेश्वर दत्त का काम था। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री जस्टिस HL दत्तू ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स मानवाधिकार आयोग के बात करें तो 12 अक्टूबर 1993 को जो है इसका गठन हुआ था भारत में और इसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है इसका आदर्श वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और फर्स्ट जो है इसके जो अध्यक्ष रहे मानवाधिकार आयोग के वो रंगनाथ मिश्र रहे हैं। तो ये भी जो है साथ में ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स इसे जो है दंत विहीन बाघ कहा जाता है क्योंकि ये बाघ तो है लेकिन दंड नहीं दे सकता। इन्हें जो है दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती है, यानी कि इसे अर्ध न्यायिक बॉडी भी हम कह सकते हैं, यानी कि हाफ जुडिशियल बॉडी इसे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्न में से किस संस्थान ने काली एक रैखिक इलेक्ट्रॉन त्वरक बनाया? तो DRDO और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क। DRDO और बार्क ने मिलकर जो है काली नामक जो है एक रैखिक इलेक्ट्रॉन त्वरक बनाया है। किसने? DRDO ने मिलकर। तो DRDO की स्थापना जो है फ्रेंड्स 1958 में हुई थी और G सतीश रेड्डी जो है इनके अध्यक्ष हैं। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं। बुकर प्राइज से एक प्रश्न पूछा गया। तो ये बुकर प्राइज जो है फ्रेंड्स यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड द्वारा जो है इंग्लिश साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और भारत में जो है ये अभी तक 5 व्यक्ति को मिल चुके हैं भारतीय मूल के, जिसमें VS नायपाल की बात करें, उसके बाद अरुंधति राय, उसके बाद सलमान रश्दी और उसके बाद किरण देसाई और अरविंद अडिग को 2008 में मिला है। अरविंद अडिग को जो है ये 2008 में मिला है। तो ये 5 व्यक्ति को जो है ये बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन से यंत्र से भूकंप को मापते हैं? तो रिक्टर पैमाने से जो है हम भूकंप की तीव्रता को माप सकते हैं। किससे? रिक्टर के पैमाने के सहारे। फ्रेंड्स
तो ये जो फ्रेंड्स बात करें, भूकंप जो होता है ये एक प्रकार की आपदा है और इसमें जो है धरती में कंपन होती है और कंपन के कारण जो है बहुत ही जान माल की क्षति होती है यदि भूकंप की तीव्रता अधिक हो, और इसी तीव्रता को मापने का कार्य रिक्टर पैमाना करता है। फ्रेंड्स, इस भूकंप आपदा की सिचुएशन से निपटने के लिए दिसंबर 2005 में जो है एक बिल लाया गया, जिसके तहत जो है 2006 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो है गठन किया गया, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो है गठन 2006 में किया गया, जिसमें 12 बटालियन है जो कि 5 जोन में बटे हुए हैं। तो आप इसे भी ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो है इसके ब्रांच के रूप में इसे गठित किए गए हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्य स्तर पर जो है मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। जबकि जिला स्तर पर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम या कलेक्टर जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये इन सारी फैक्टों को भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज कौन सी नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई होती क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई वह इकाई होती है जिसमें जो है या तो केंद्र सरकार की उसमें हिस्सेदारी होती है या राज्य सरकार की हिस्सेदारी होती है या दोनों होती है। लेकिन इसमें जो हिस्सेदारी होती है या तो 51% या 51% से अधिक होती है राज्य सरकार या केंद्र सरकार की हिस्सेदारी। और इस इकाई में जो है सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर यूनिट में जो है फ्रेंड्स भारतीय रेलवे वगैरह शामिल है। तो भारतीय रेलवे जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो इकाई है, हथियार से संबंधित जैसे डीआरडीओ की बात करें तो ये सब जो है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो कौन सी वाष्पशील मेमोरी है। तो रैम की बात करें तो यह रैम जो है प्राथमिक मेमोरी कहते हैं इसके, फर्स्ट मेमोरी। और ये जो है वाष्पशील मेमोरी है, यानी कि खुलने के साथ जो है ये खुलती है और बंद होने के साथ जो है ख़त्म हो जाती है। जबकि अन्य स्टोरेज डिवाइस की बात करें जिसमें जो है खोलने के साथ भी उसमें स्टोरेज होते हैं और बंद करने के साथ भी उसमें स्टोरेज होते हैं। फ्रेंड्स, आगे बात करें तो आगे क्वेश्चन जो है त्यौहार से पूछा गया है और बार बार जो है त्यौहार से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ त्योहारों की बात करें तो खीर भवानी ये त्यौहार जो है जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। खीर भवानी त्यौहार जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स नुआखाई, तो नुआखाई त्यौहार जो है ये उड़ीसा में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? उड़ीसा में। उसके बाद फ्रेंड्स लाई हरोबा त्यौहार जो है ये त्रिपुरा में मनाई जाती है। और खर्ची, ये दोनों त्यौहार जो है त्रिपुरा में मनाई जाती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स चपचार, तो चपचार महोत्सव जो है ये मिजोरम में मनाई जाती है। चपचार कहाँ मनाई जाती है? मिजोरम में। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स मुआत्सू या हॉर्नबिल, ये नागालैंड में मनाई जाती है। मुआत्सू या हॉर्नबिल कहाँ मनाई जाती है? नागालैंड में। उसके बाद अम्बुबाची मेला, ये अम्बुबाची मेला जो है फ्रेंड्स ये असम में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? असम में मनाई जाती है। फ्रेंड्स, उसके बाद बात करें गुड़ी पड़वा, तो गुड़ी पड़वा जो है फ्रेंड्स गुड़ी पड़वा जो त्यौहार है ये महाराष्ट्र में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? महाराष्ट्र में मनाई जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स बात करें तो पुथांडू जो है ये तमिलनाडु में मनाई जाती है। उसके बाद पोंगल, ये भी जो है तमिलनाडु में मनाई जाती है। फ्रेंड्स, बात करें ओणम, तो ओणम जो है ये केरल में मनाई जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स चैत्र यात्रा, धनु यात्रा, बाली यात्रा, ये सभी जो है उड़ीसा में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है? उड़ीसा में मनाई जाती है। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स बैसाखी की, तो बैसाखी जो है फ्रेंड्स ये पंजाब और हरियाणा में मनाई जाती है। और इसी बैसाखी के दिन जो है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसे ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था। तो समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था और इसे जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे?
चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त का जो काल था वो भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके काल को जो है भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, बात करें ये जो है गुप्त वंश से संबंधित है, और गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। फ्रेंड्स, और बात करें तो फ्रेंड्स ये समुद्रगुप्त जो है इतने बलवान और प्रभावशाली व्यक्तित्व के थे कि इन्होंने जो है फ्रेंड्स नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तरी भारत के लगभग 9 राज्य को जीतकर अपने राज्यों में मिला लिया था, जबकि दक्षिणी भारत के फ्रेंड्स 12 राज्यों को जीतकर अपने राज्य में नहीं मिलाया था, फिर उसे छोड़ दिया था। फ्रेंड्स, इन्होंने जो है महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि महाराजधिराज की उपाधि धारण किसने की, तो समुद्रगुप्त ने की। फ्रेंड्स, इलाहाबाद में जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है, और इसी प्रयाग प्रशस्ति में इनके जो है युद्धों के बारे में विवरण दिया गया है, और ये विवरण जो लिखने वाले थे इसके दरबारी कवि हरिसेन ने जो है इस विवरण को लिखा है, तो इसे भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो है फ्रेंड्स समुद्रगुप्त के बाद इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय होता है, यानी कि विक्रमादित्य होता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि संक्षिप्त नेम आईडीएन का मतलब क्या है। तो आईडीएन का मतलब होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। यह जो है इंटरनेट यूजर्स को जो है उनके डोमेन नाम में उनकी भाषा की पूर्ण वर्णमाला का उपयोग करने की अनुमति देती है। तो ये जो है वो अपने भाषा में जो अपना डोमेन बना सकता है, यही बात है इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो IMF इसमें कितने सदस्य हैं। तो पहले 189 थे, अब जो है 190 सदस्य जो है IMF में हो गए हैं। इसकी जो है स्थापना फ्रेंड्स इसकी स्थापना के लिए प्रथम मीटिंग जो है यूनाइटेड नेशन का ये 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था, और इसी के साथ साथ जो है IBRD भी का भी स्थापना हुआ था, इसलिए इसे हम जुड़वा कहते हैं। फ्रेंड्स, भारत इसमें जो है 27 दिसंबर 45 को IMF में शामिल हो गया था। फ्रेंड्स, IMF जो है इसका पूरा फुल फॉर्म जो होता है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसका एक फुल फॉर्म होता है, और यह जो है एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फ्रेंड्स, इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के वाशिंगटन DC में जो है फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के वाशिंगटन DC में जो है फ्रेंड्स इसका मुख्यालय है, और अभी जो इसके MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो क्रिस्टिन लेगार्ड जो है अभी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। क्रिस्टिन लेगार्ड जो है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है, और जो कि कहाँ के हैं, तो ये जो है फ्रेंड्स ये जर्मनी के हैं। तो ये भी जो है 1 नंबर में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कहाँ के हैं। फ्रेंड्स, इनकी जो है एक मुद्रा है SDR, जिसके स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं, और यह जो है एक प्रकार का असेट है, और यह जो है IMF की यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक विशेष प्रकार की मुद्रा है। फ्रेंड्स, बात करें तो इसमें जो 190वां देश है, यानी कि 190 नंबर पर जो देश जुड़ा है उस देश का नाम है अंडोरा, और अंडोरा जो है फ्रेंड्स ये यूरोप की कंट्री है, जो कि फ्रांस और स्पेन के बीच में है। फ्रांस और स्पेन के बीच में जो है यह अंडोरा कंट्री है। किसके बीच, फ्रांस और स्पेन के बीच। अंडोरा ला वेला जो है इसकी राजधानी है, अंडोरा ला वेला इसकी राजधानी है, और यूरो जो है अंडोरा की मुद्रा है, और यह जो है 190 नंबर का देश है जो IMF में शामिल हुआ है, जबकि 189 नंबर का जो देश था वो नौरू था। कौन था, नौरू। उसके बाद बात करें फ्रेंड, तो IMF के पहले यानी कि फर्स्ट जो MD बने, फर्स्ट जो चीफ बने वो कैमिल गट बने। तो कैमिल गट जो है फ्रेंड्स इसके फर्स्ट जो है MD बने थे। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म की बात करें तो यह जो है संसार के प्राचीन धर्मों में से एक है, और
ये जो है इसके 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी जी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। और यह जो है श्रमण परंपरा से जो है इसका जन्म हुआ था। इनके जो पहले जो तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव। पहले तीर्थंकर का नाम था ऋषभ देव या आदिनाथ, और अंतिम जो है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी बने। फ्रेंड्स, ये जो है अहिंसा के सिद्धांत पर जो है आधारित है। और बात करें फ्रेंड्स, जैन धर्म की जो है सबसे बड़ी मूर्ति जो है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जो है गोमतेश्वर की मूर्ति है, जो कि दिगंबर संप्रदाय से जो है संबंध रखती है। और दिगंबर संप्रदाय जो होते हैं फ्रेंड्स, वो कभी भी वस्त्र नहीं पहनते, यानी कि वो नंगे रहते हैं, वस्त्र नहीं पहनते। तो इन सारी बातों को भी आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, 23वें जो तीर्थंकर थे वो पार्श्वनाथ थे, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व से 527 ईस्वी के काल तक जो है इनका जीवन काल रहा है। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि भारत में पहली बीमा कंपनी यानी कि इंश्योरेंस कंपनी कौन थी? तो द ओरिएंटल ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। तो फ्रेंड्स, 1818 में भारत में पहली बीमा कंपनी यानी कि कलकत्ता में ये द ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्थापित की गई थी, लेकिन कुछ दिन उपरांत जो है यह असफल नहीं हो पाई, असफल हो गई। तो फ्रेंड्स, फिर से 1870 में जो है बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी की स्थापना जो है ये शुरू हुआ, और ये जो है सफल रहा। और 1912 में जो है भारतीय जीवन बीमा कंपनी अधिनियम ने जीवन बीमा व्यवसाय को विनियमित करने के लिए पहला कानून जो है कब बनाया गया? तो ये जो है 1912 में बनाया गया। फ्रेंड्स, बात करें तो बीमा जो है, इंश्योरेंस जो है, ये दो तरीके के होते हैं। इंश्योरेंस जो है ये कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। एक होता है जीवन बीमा, इसमें जो है मृत्यु या साधारण मृत्यु को, एक्सीडेंट से मृत्यु हो गए या साधारण मृत्यु हो गए, इसको कवर किया जाता है। और दूसरा होता है साधारण बीमा, जिसमें जो है गैर चीज़ों को शामिल किया जाता है, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, फसल हो गया, कार्यालय हो गया, इन सब को बीमित करना जो है ये साधारण बीमा के अंदर आता है। पेंशन हो गया, ये सब जो है साधारण बीमा में शामिल होता है। इस स्थिति में होता क्या है कि बीमा जो पॉलिसी धारक होता है वो जो है बीमा की राशि किस्तों में प्रीमियम के रूप में जो है चुकता करता है। तो किस्तों में जो है यह प्रीमियम के रूप में चुकता करता है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो और आगे बात करें फ्रेंड्स, तो 1999 में जो है इसके लिए एक अधिनियम आया था इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए, और उसके तहत जो है 2000 ईस्वी में इरडा का गठन किया गया था, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो है गठन 2000 में किया गया 1999 के एक्ट के तहत। और यही जो है भारत में इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनियां हैं उसको रेगुलेट, कंट्रोल, निर्देशन संरक्षण करने का कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करें फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, इसे ध्वनि से क्वेश्चन पूछा गया। ध्वनि जो है एक एनर्जी का रूप है, और ध्वनि क्या है? एक एनर्जी का रूप है, और यह तरंग के माध्यम से जो है यह ऊर्जा संचारित होता है। हमारे कान तक जो ध्वनि पहुंच पाती है, जिसे हम सुन पाते हैं, उस कान तक जो सुन पाते हैं वह जो है ध्वनि में शामिल होते हैं। कान जो है कानों में जो है यह श्रवण संवेदना उत्पन्न करता है, यह ऊर्जा। और इस ऊर्जा को जो है कहीं न कहीं गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में जो है ध्वनि गति कर सकती है, लेकिन निर्वात में नहीं करती है। निर्वात में जो है गति नहीं करती है। यही कारण है कि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण लोग जो है एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। इसको जो है फ्रेंड्स, इसको मापने की इकाई जो है वो डेसिबल होती है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम साधारण बातचीत कर रहे हैं तो हम लोग 30 से 40 डेसिबल के बीच बात करते हैं। साधारण बातचीत की बात करते हैं, तो जोर से बात करेंगे तो 50 से 60 डेसिबल के बीच हम लोग बातचीत करेंगे। फ्रेंड्स, बात करें तो किसी यंत्र का अगर आवाज़ आ रहा है तो वो 100 से 120 डेसिबल के बीच आती है।
फ्रेंड्स बात कर सायरन की आवाज़ की बात करें तो वो जो है 110 से 120 होती है, जबकि जेट वायुमान के आवाज़ की बात करें तो ये जो है 140 से 50 डेसिबल के बीच इसकी आवाज़ होती है। तो साथ साथ जो है आप इन सारी बातों को भी ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स अब ये लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स बैरोमीटर का जो है यूज ये वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव को सामान्यतः बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर में जो है एक ग्लास ट्यूब में पारा का एक स्तंभ उगता है और यह जो है वायुमंडल के भार के रूप में गिरता है। मौसम विज्ञानी जो है वायुमंडल के दबाव का वर्णन करते हैं कि पारा कैसे बढ़ता है। तो पारा के घटने और बढ़ने की स्थिति से जो है हम वायुमंडलीय दाब का पता करते हैं। फ्रेंड्स उसी प्रकार अन्य उपकरण की बात करें तो कार्डियोग्राम से जो हम हृदय की गति को माप सकते हैं, हार्ट बीट को माप सकते हैं। फोनोमीटर से फ्रेंड्स हम ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं, उसके पिच को माप सकते हैं। विंड वेन से जो है हम वायु की दिशा जान सकते हैं। लैक्टोमीटर से जो है दूध के सापेक्षिक घनत्व को हम जान सकते हैं। तो ये सब जो है कुछ उपकरण हैं और इन्हीं सब से संबंधित आपको क्वेश्चंस याद करके जाने हैं, क्वेश्चन समझ के जाने हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।